हिमालय की गोद में बसा एक खूबसूरत शहर शिमला। दिन में यहाँ की वादियाँ स्वर्ग सी लगती हैं, लेकिन रात होते ही घना अंधेरा अपने साथ अनगिनत रहस्यों को जगा देता है। यहाँ की ठंडी हवाओं में एक अजीब सी सिहरन समाई है, कुछ ऐसा जिसे महसूस तो किया जा सकता है मगर समझ पाना नामुमकिन है। यहाँ के लोग कहते हैं कि रात के समय पुरानी सड़क पर मत जाना, क्योंकि वहाँ एक साया भटकता है। कोई कहता है वो एक बद्दुआ है, कोई कहता है वो किसी की आत्मा है जो इंसानों से बदला लेने आई है। पर सच क्या है ये कोई नहीं जानता। शहर के सबसे पुराने हिस्से में एक सड़क है जो अब वीरान पड़ी है। वहाँ लगे सूखे पेड़, टूटी हुई सड़क और सड़क के किनारे मौजूद एक पुराना कुआं, इन सब के पीछे एक भयानक कहानी छुपी है। कहते हैं रात के समय उस सड़क पर कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि जिसने भी वहाँ जाने की जुर्रत की वो फिर लौट कर नहीं आया। सुहानी एक निडर लड़की जिसे भूत प्रेत की कहानियों पर जरा भी यकीन नहीं था। उसके दोस्त अक्सर उसे शिमला की पुरानी सड़क के बारे में डराने की कोशिश करते, लेकिन वो हमेशा हंसकर टाल देती। एक दिन दोस्तों के साथ घूमते हुए अचानक बात निकल पड़ी, अगर हिम्मत है तो आज रात उस सड़क पर चलकर दिखा। ये सब अंधविश्वास है और कुछ नहीं। मैं वहाँ जाने से डरने वाली नहीं हूँ। पागल मत बन, सुना है वहाँ एक साया है, अगर उसने देख लिया तो वो तुझे अपने साथ ले जाएगी। अरे रहने दे, भूत वूत कुछ नहीं होते। लेकिन वो नहीं जानती थी उसकी यह मजाक उड़ाने की आदत आज उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। रात के 12 बज चुके थे। पूरी सड़क सुनसान थी। ठंडी हवाओं के साथ अजीब सी सिसकियों की आवाजें भी आ रही थीं। सुहानी ने हिम्मत करके कदम बढ़ाया। उसकी हर एक चाल पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था। यह सब सिर्फ मेरा वहम है, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। पर जैसे ही वह कुएं के पास पहुंची, एक आवाज आई मानो किसी ने कुएं के ढक्कन को हिलाया हो। अब उसकी हिम्मत भी जवाब देने लगी। उसने तेजी से वापस लौटने की कोशिश की, लेकिन फिर किसी ने धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, तुमने मुझे बुलाया था, मैं आ गई। क्या सुहानी वापस लौट पाई या फिर वो भी इस रहस्यमयी साए का शिकार बन गई? अगर तुम्हें यकीन नहीं तो एक रात उस पुरानी सड़क पर जाकर देख लो, लेकिन ध्यान रखना पीछे मुड़कर मत देखना। यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर वो किसके कदमों की आहट थी? वो लड़की फिर से सामने देखती है और आगे बढ़ने लगती है। डर और घबराहट से उसके कदम और भी तेज हो गए थे। कुछ देर बाद उसे फिर से उन्हीं कदमों की आहट सुनाई देती है। उस लड़की का डर और बढ़ जाता है। उसकी इस बार पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं होती। कुछ देर बाद उन कदमों की आहट तेज होने लगती है, जैसे कोई पीछे से उसके और करीब आ रहा हो। वो लड़की अपने मन में कहती है, ये सब क्या हो रहा है? कौन है मेरे पीछे? वो लड़की तिरछी नजरों से अपनी बाईं तरफ देखती है और वहां देखकर डर से उसका गला सूख जाता है। उस लड़की को सड़क पर अपनी परछाई आगे बढ़ते हुए दिख रही थी, लेकिन अपनी परछाई के साथ पीछे उसे एक परछाई और दिख रही थी जो उसके साथ आगे बढ़ रही थी। देखने में वो परछाई किसी औरत की लग रही थी। जमीन पर बनी उस परछाई के बाल खुले हुए थे और उसने साड़ी पहनी हुई थी। सुहानी को ये सीन बिल्कुल किसी हॉरर फिल्म की तरह लग रहा था और डर से उसके हाथ पैर फूल गए थे। तभी उसके कानों में एक औरत की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है, क्या किसी ने तुम्हें बताया नहीं कि रात को इस रास्ते से नहीं आना चाहिए? ये सुनते ही वो लड़की डर से कांप जाती है और घबराकर और भी तेज चलने लगती है। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि जितनी तेजी से वो लड़की चलती है उतनी ही तेजी से वो परछाई भी उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगती है। तभी वो लड़की देखती है कि उस परछाई का एक हाथ उसके कंधे की तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही उस परछाई का हाथ लड़की को छूने वाला होता है, वैसे ही एक हाथ उसके दाएं हाथ को थाम लेता है। ऐसा होते ही वो लड़की जोर से चीख पड़ती है। वो फौरन अपनी दाईं तरफ डरती हुई नजरों से देखती है तो वहां एक लड़का था जिसने उसका हाथ थाम रखा था। लड़के ने एक हुडी पहनी हुई थी, जिस वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था।
वो लड़की डर और हैरानी के साथ उस लड़के को देखने लगती है। वो लड़का सामने सड़क को देखते हुए कहता है, डरो मत, बस मेरे साथ चलो। उस लड़के की आवाज बहुत गंभीर और शांत थी। लड़की उस लड़के को नहीं जानती थी, फिर भी वो बिना कुछ कहे उस लड़के के साथ आगे बढ़ने लगती है। लड़के के साथ होने के कारण उस लड़की को हिम्मत मिल रही थी। आगे बढ़ते हुए वो लड़की अपनी बाईं तरफ देखती है। अब उसे वो परछाई नहीं दिख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लड़के के आते ही वो परछाई कहाँ चली गई। लड़की उस लड़के को देखती है जिसका चेहरा हुडी की वजह से अभी भी वो देख नहीं पा रही थी। वो उससे कहती है, कौन है आप? लड़का सामने देखकर चलते हुए अपनी सख्त आवाज में कहता है, चुपचाप चलती रहो। ये सुनकर लड़की खामोश हो जाती है और बिना कुछ कहे बस चलने लगती है। वो उस लड़के को नाराज नहीं करना चाहती थी, साथ ही अब उसे किसी परछाई के आसपास होने का एहसास भी नहीं हो रहा था। उस लड़के का हाथ थामने से लड़की का डर जैसे गायब ही हो गया था। पैदल चलते हुए वो दोनों एक हॉस्टल के गेट के पास पहुंच जाते हैं। लड़का उस लड़की का हाथ छोड़ देता है और सख्ती के साथ कहता है, अंदर जाओ और आगे से रात को बाहर मत निकलना। लड़की उस लड़के से बात करना चाहती थी, लेकिन उसके सख्त रवैये की वजह से उससे बात नहीं कर पाती। वो अपने बैग में अपना मोबाइल ढूंढते हुए कहती है, लगता है हॉस्टल बंद हो गया है, मैं अभी वार्डन को कॉल करती हूँ। वो लड़की अपने बैग में मोबाइल को ढूंढ रही थी, तभी उसे अपने सामने से एक औरत की आवाज सुनाई देती है, कौन हो तुम और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? अचानक से किसी और की आवाज सुनकर वो लड़की घबरा जाती है और अपने सामने देखती है तो उसके सामने 45 से 50 साल की एक औरत खड़ी थी जो गुस्से से उसे देख रही थी। वो लड़की नर्वस होकर जवाब देती है, मैम वो मैं यहाँ। घबराहट में वो लड़की ठीक से कुछ कह नहीं पा रही थी। सामने खड़ी औरत फिर से कहती है, जल्दी बोलो, हॉस्टल बंद करने का वक्त हो गया है। वो लड़की कहती है, मैम मेरा नाम सुहानी शर्मा है, मैंने सेंट थॉमस कॉलेज में एडमिशन लिया है, मेरे लिए यहाँ पर एक रूम बुक्ड है। वार्डन उस लड़की को अजीब सी नजरों से देखती है और कहती है, तुम इस वक्त अकेली ही यहाँ आ गई? सुहानी जवाब देती है, नो मैम, मेरे साथ ये कहते हुए सुहानी अपनी दाईं तरफ देखती है तो वहां कोई भी नहीं होता है। वो हैरान रह जाती है और कहती है, वो लड़का कहाँ गया? वार्डन को सुहानी की हरकतें काफी अजीब लग रही थीं। वो सुहानी से कहती है, तुम किसे ढूंढ रही हो? सुहानी कंफ्यूज होकर अपने आसपास देखते हुए कहती है, वो लड़का अभी तो यही था। वार्डन कहती है, कौन सा लड़का? सुहानी कहती है, जिसके साथ मैं यहाँ आई हूँ, अभी अभी तो यहीं खड़ा था। वार्डन कहती है, यहाँ कोई नहीं था। जब मैं यहाँ आई तो तुम अकेली ही अपने बैग में कुछ ढूंढ रही थी। वार्डन की बात सुनकर सुहानी चौंक जाती है और अपने आप से कहती है, ये कैसे हो सकता है? वो यहाँ मेरे साथ ही था। वार्डन फिर से सख्ती के साथ कहती है, काफी देर हो चुकी है, अंदर आ जाओ और याद रहे कि रात 8 बजे के बाद हॉस्टल से बाहर रहना अलाउड नहीं है। वार्डन बहुत सख्त थी, इसलिए सुहानी उससे कोई बहस नहीं करती है और चुपचाप हॉस्टल के अंदर जाने लगती है। अंदर जाने से पहले सुहानी फिर से पीछे मुड़कर उस तरफ देखती है जहां वो लड़का खड़ा था और कहती है, कौन था वो? फिर सुहानी वापस मुड़कर आगे बढ़ जाती है और अपने रूम में चली जाती है। जब सुहानी अपने कमरे में जाती है तो वहां कोई भी नहीं होता है। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुलता है और एक लड़की कमरे में आती है। वो लड़की दिखने में बिल्कुल टॉम बॉय की तरह लग रही थी। उसने लोअर टी शर्ट पहना हुआ था और उसके कर्ली बाल कंधे तक आ रहे थे।
वो लड़की सुहानी को देखती है और कहती है, तो तुम हो मेरी नई रूममेट। सुहानी हाँ में अपना सर हिला देती है। सुहानी उस लड़की के सामने थोड़ा नर्वस फील कर रही थी। वो लड़की आगे बढ़ती है और सुहानी की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर कहती है, आई एम निशा। सुहानी निशा से हाथ मिलाकर कहती है, हेलो निशा, आई एम सुहानी शर्मा। निशा कहती है, तुम अभी रूम में क्यों आ रही हो? अब तक कहाँ थी? सुहानी कहती है, मैं अभी अभी हॉस्टल पहुंची हूं। निशा घूर कर सुहानी को देखती है और कहती है, तुम इतनी रात को यहां आई हो? सुहानी अपना सर हिला देती है। निशा आगे कहती है, और तुम किस रास्ते से आई हो? सुहानी जवाब देती है, पुरानी रोड से। निशा हैरानी से सुहानी की तरफ देखती है और लगभग चिल्लाते हुए कहती है, और तुम अभी तक जिंदा भी हो? क्या बात है? अब निशा के चेहरे पर एक्साइटमेंट थी। उसका चेहरा देखकर सुहानी कंफ्यूज हो जाती है और कहती है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तो निशा जवाब देते हुए कहती है, वो बहुत डेंजरस रास्ता है और रात के वक्त वहां बहुत हादसे होते हैं। आज तुम लकी थी, पर हमेशा नहीं रहोगी। दोबारा रात में कभी उस रास्ते से मत जाना। सुहानी क्यूरियस होकर कहती है, क्यों? ऐसा क्या है वहां? निशा जवाब देती है, उस रोड के पास एक कुआं है जिसे विशिंग वेल कहते हैं। यहाँ के लोगों को लगता है कि वो जगह हॉन्टेड है। सुहानी हैरान होकर कहती है, क्या सच में ऐसा है? निशा बेफिक्री से जवाब देती है, मुझे नहीं पता, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन ये बात तो है, लगभग हर सुबह वहां किसी ना किसी की लाश जरूर मिलती है। यहाँ की पुलिस भी रात को वहां जाने से डरती है। सुहानी निशा से सवाल करती है, क्या तुम्हें भी वहां जाने से डर लगता है? निशा जवाब देती है, नहीं, हमारी वार्डन की भयानक शक्ल के अलावा मुझे दुनिया की किसी चीज से डर नहीं लगता। निशा का जवाब सुनकर सुहानी हंसने लगती है। इसके बाद निशा और सुहानी के बीच बहुत सारी बातें होती हैं। वो दोनों एक दूसरे को अपने अपने बारे में बताने लगती हैं। आधी रात हो चुकी थी। निशा तो गहरी नींद में सो गई थी, लेकिन सुहानी को नींद नहीं आ रही थी। बार बार उसके दिमाग में उस परछाई और उस लड़के का ख्याल आ रहा था। सुहानी खुद से यही सवाल कर रही थी, आखिर कौन था वो लड़का और उसके आने से वो परछाई कहाँ चली गई? क्या वो परछाई मुझे मारने आई थी? और उस लड़की ने मुझे क्यों बचाया? काफी देर तक सुहानी यही सब सोच रही थी और फिर उसकी भी आंख लग जाती है। दूसरी तरफ पुरानी रोड के किनारे एक कुआं था। उस कुएं के पास लगभग 45 साल की एक औरत खड़ी थी। उस औरत के हाथ में एक टॉर्च और कैमरा था और वो बड़े गौर से उस कुएं के आसपास देख रही थी। उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो कुछ इन्वेस्टिगेट कर रही थी। वो औरत टॉर्च की रोशनी से कुएं को देख रही थी। तभी कोई तेजी से उसके पीछे से गुजर जाता है। ये एहसास होते ही वो औरत पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। वो एक गहरी सांस लेकर कहती है, यहां तो कोई भी नहीं है। बेकार में ही लोगों ने यहाँ किसी आत्मा की कहानी फैला कर रखी है और कोई इसका फायदा उठाकर यहाँ के लोगों को मार रहा है। पता नहीं ऐसी झूठी कहानियां बनाकर लोगों को क्या मिल जाता है। जैसे ही उस औरत की बात पूरी होती है, उसे पीछे से फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है, ये कहानी झूठी नहीं है। वो औरत फिर से पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहां अभी भी उसे कोई नहीं दिखता। अब उस औरत को थोड़ा डर लगने लगा था। वो घबराते हुए कहती है, ये क्या हो रहा है? वो आवाज किसकी थी? उस अंधेरे जंगल में उस औरत के अलावा इंसान तो क्या, कोई जानवर भी नहीं था। वहां इतनी खामोशी थी
कि हवा चलने की आवाज भी साफ साफ सुनी जा सकती थी। वो औरत हिम्मत करके कहती है, नहीं, ये सब मेरा वहम है। मैंने यहाँ के बारे में इतना कुछ सुना है, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मुझे अपना काम पूरा करना ही होगा। उस औरत के ऐसा कहते ही उसे अपने पीछे किसी के गुस्से से गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज इतनी भयानक थी कि उसे सुनकर उस औरत के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बिना पीछे मुड़े ही अपनी तिरछी नजरों से पीछे देखने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ देख नहीं पाती। अब उसे स्पष्ट एहसास हो रहा था कि उसके पीछे जरूर कोई है, और साथ ही वहां की हवा में ठंडक बढ़ती जा रही थी। वो औरत हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे पीछे मुड़ती है और सामने का नजारा देखकर डर से उसके हाथ पैर फूल जाते हैं। उसके सामने एक बड़ा साया था जो जमीन से ऊपर हवा में था। वो औरत डर से हकलाते हुए कहती है, कौन हो तुम? सामने से एक भयानक आवाज सुनाई देती है, तुम्हारी मौत। ये कहते ही वो साया तेजी से उस औरत की तरफ बढ़ जाता है और जंगल में औरत की चीखने की आवाज गूंजने लगती है। सुहानी एक झटके में उठकर बैठ जाती है और हड़बड़ाते हुए अपने आसपास देखने लगती है। शिमला की इस ठंड में भी उसके माथे से पसीना बह रहा था और वो घबराहट में लंबी लंबी सांसें ले रही थी। लेकिन जब सुहानी देखती है कि वो अपने रूम में बेड पर है, तो वो फिर चैन की सांस लेती है। सुहानी अपने सर पर हाथ रखकर कहती है, कितना भयानक सपना था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ सच में हो रहा हो। सुहानी अपने आप को शांत करती है और फिर से सो जाती है। अगले दिन सुहानी और निशा तैयार होकर एक साथ ही कॉलेज के लिए निकलते हैं। जब वो दोनों हॉस्टल से बाहर निकल रहे थे, तभी रिसेप्शन के पास से गुजरते हुए सुहानी और निशा को कुछ सुनाई देता है। वहां खड़ी एक लड़की कहती है, कल पुराने रोड पर फिर से एक मर्डर हुआ है। आज सुबह वहां एक और लाश मिली है। तभी निशा सुहानी से कहती है, देखा तुम कितनी लकी हो, वरना ये लाश तुम्हारी भी हो सकती थी। अब चले, कॉलेज का समय हो गया है। हिमालय की वादियों में सेंट थॉमस कॉलेज बहुत खूबसूरत जगह पर था। ये कॉलेज हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा कॉलेज है, जहाँ एडमिशन बड़ी मुश्किल से मिलता है। यहाँ के स्टूडेंट्स या तो बहुत अमीर होते थे या बहुत इंटेलिजेंट। निशा बहुत अमीर थी और सुहानी इंटेलिजेंट, इसलिए सुहानी को यहाँ एडमिशन मिल पाया था। सुहानी ने बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था और वह आगे चलकर एक IAS ऑफिसर बनना चाहती थी। सुहानी और निशा कॉलेज कैंपस के गेट में ही खड़े थे। तभी कोई निशा के पीछे से उसके कान में कहता है, हाय ब्यूटीफुल, सॉरी आज हॉस्टल से निकलने में देर हो गई। कल रात फिर से विशिंग वेल के पास किसी की मौत हुई है ना, तो हॉस्टल में बहुत सी गॉसिप्स चल रही थी। निशा और सुहानी के पास खड़ी एक लड़की अपनी फ्रेंड से कहती है, वो पत्रकार कॉलेज भी आई थी ना? हाँ, और वो उस विशिंग वेल के बारे में पूछ रही थी। उनकी बात सुनकर सुहानी निशा से कहती है, निशा, उस कुएं को विशिंग वेल क्यों कहते हैं? निशा कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी विवेक बीच में ही बोल पड़ता है, यहाँ के लोग मानते हैं कि उस कुएं से जो भी मांगो वो मिल जाता है, इसलिए उसे विशिंग वेल कहते हैं, सिंपल। फिर निशा विवेक की बात को पूरी करती है, मिल तो जाता है, लेकिन उसके बदले तुमसे कुछ ऐसा छीन लिया जाता है जो तुम्हें बहुत प्यारा होता है। सुहानी यह बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। तभी एक BMW कार कॉलेज कैंपस में आकर रुकती है। कार से एक आदमी बाहर निकलता है। उसने ब्लू जीन्स और ब्लैक लेदर जैकेट पहना हुआ था। उसकी हाइट लगभग 6 फीट थी। निशा, ये कौन है? ये हमारे कॉलेज के प्रोफेसर हैं, युवराज दीवान। इनके पापा यशवंत दीवान हमारे कॉलेज के ट्रस्टी हैं। वैसे तो युवराज सर एक बिजनेसमैन हैं, लेकिन पढ़ाना इनकी हॉबी है, इसलिए यहाँ क्लासेस लेने आ जाते हैं। युवराज के आते ही सभी स्टूडेंट्स उठकर खड़े हो जाते हैं। Sit down, please. सुहानी अपने मन में कहती है, युवराज सर की आवाज तो बिल्कुल उसी लड़के जैसी है जिसने मुझे उस साए से बचाया था। सुहानी ध्यान से युवराज को देखती है। युवराज की हाइट और फिजिक बिल्कुल उस लड़के जैसा ही था। सुहानी युवराज को एकटक देखते हुए यही सब सोच रही थी। तभी युवराज सख्ती से कहता है, यह क्लास स्टूडेंट्स के पढ़ने के लिए है। जिन्हें अपने ख्यालों में खोए रहना है वे क्लास से बाहर जा सकते हैं। सुहानी इतनी तेज आवाज सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आती है।
युवराज फिर से क्लास में पढ़ाने लगते हैं। तभी सुहानी को फिर से वही आवाज सुनाई देती है। मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो, प्लीज हेल्प मी, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। उस आवाज में आज भी उतना ही दर्द था जितना कि कल रात था। जैसे ही सुहानी वह आवाज सुनती है, युवराज अचानक से खामोश हो जाता है और कुछ देर तक वहीं खामोशी से खड़ा रहता है। कुछ देर बाद युवराज क्लास छोड़कर चला जाता है। सुहानी को यह काफी अजीब लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कॉलेज आते ही उसके साथ क्या हो रहा है। रात में सुहानी के रूम के अंदर बिल्कुल खामोशी थी। निशा और सुहानी गहरी नींद में सो रहे थे। तभी अचानक से रूम की खिड़की अपने आप खुल जाती है। आवाज सुनकर सुहानी उस खिड़की को देखती है। बाहर तेज हवा चल रही थी, जिससे खिड़की खुल गई थी और हवा से आगे पीछे हो रही थी। सुहानी बेड से उठकर खिड़की के पास जाती है उसे बंद करने। तभी सुहानी के कान में एक आवाज पड़ती है, सुहानी। वह आवाज सुनकर सुहानी वहीं फ्रीज हो जाती है और उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ जाता है। सुहानी दरवाजे की तरफ मुड़ती है और आगे बढ़ने लगती है। वह बेहोशी में हॉस्टल का दरवाजा खोलती है। तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। किसी के छूते ही सुहानी होश में आ जाती है और हैरानी से अपने आसपास देखने लगती है। इतनी रात को तुम कहाँ जा रही हो? सुहानी पीछे मुड़कर देखती है तो वहां हॉस्टल वार्डन खड़ी थी। सुहानी को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने रूम से यहाँ कैसे आ गई। तुम लड़कियों को ये बात समझ नहीं आती क्या? इतनी रात को चुपके कहाँ जा रही थी? मैं अभी तो सो रही थी, मैंने वो आवाज सुनी और फिर सुहानी अपने सर पर हाथ रखकर कहती है, मुझे खुद नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। सुहानी की ऐसी हालत देखकर वार्डन के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। ठीक है, जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ। सुहानी बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। रात के 3 बज चुके थे। शहर में हर तरफ खामोशी थी। अंधेरी रात में पेड़ के पत्तों की सरसराहट साफ सुनाई दे रही थी। उसी बीच पुराने रोड में वह आदमी बड़ी तेजी से चल रहा था। उसने ब्लैक लेदर जैकेट और ब्लू जीन्स पहना हुआ था। तभी उसके पीछे से गुस्से से भरी एक भयानक आवाज सुनाई देती है, क्यों बचाया उसे? वह आवाज सुनकर उस आदमी की आंखें और भी गहरी हो जाती हैं और वह पीछे मुड़ता है तो उसके सामने अब वही साया था जिसने कल रात सुहानी को मारने की कोशिश की थी। बंद करो मासूम लोगों की जान लेना। वह साया आगे बढ़कर उस आदमी के करीब आता है और उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हुए कहता है, तुम अच्छी तरह से जानते हो युवराज, ये मौतें कभी नहीं रुकेंगी। युवराज गुस्से में साए को घूरता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुहानी कॉलेज के पीछे एक बरगद के पेड़ के पास जाती है, पर वहाँ पहले से ही युवराज सर खड़े थे। सॉरी सृष्टि, तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। यह सुनकर सुहानी चौंक जाती है। तभी युवराज पीछे मुड़ता है तो अपने ठीक सामने सुहानी को देखकर वह भी चौंक जाता है। सुहानी को देखकर युवराज के चेहरे का गिल्ट गुस्से में बदल जाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे आपको थैंक्स कहना था। क्यों? उस रात मेरी जान बचाने के लिए। मैंने तुम्हारी जान कब बचाई? सुहानी उसे हैरानी भरी नजरों से देख कहती है, उस रात पुराने रोड पर जब मैं अकेले हॉस्टल जा रही थी और कोई मेरा पीछा कर रहा था, तब आपने ही मुझे सेफली हॉस्टल तक छोड़ा था। युवराज सुहानी की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हें अपने दिमाग का इलाज कराने की जरूरत है, मैं तुम्हें जानता भी नहीं। यह कहकर युवराज वहाँ से जाने लगता है। युवराज ने अभी 2-3 कदम ही आगे बढ़ाए थे, तभी सुहानी पीछे से कहती है, मुझे भी वो आवाजें सुनाई देती हैं जो कल आपको क्लास में सुनाई दी थी। क्या वो सृष्टि की आवाज है जिससे आप अभी बात कर रहे थे? यह सुनकर युवराज के कदम रुक जाते हैं। उसे काफी हैरानी होती है, लेकिन वह अपनी हैरानी जाहिर नहीं होने देता। वह बिना पीछे मुड़े ही कड़क लहजे में कहता है, और क्या कहती हैं वो आवाजें? वो मदद मांगती है, जैसे वो कहीं फंस चुकी है। युवराज चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ सुहानी के करीब आता है। ये देख सुहानी को अब युवराज से डर लगने लगता है। थोड़े समय तक उसे घूरने के बाद युवराज वहां से चला जाता है और सुहानी वहीं खड़ी रह जाती है। उस दिन क्लास खत्म होने के बाद सुहानी जब क्लास से बाहर निकलती है तो कॉलेज कैंपस में निशा के बॉयफ्रेंड विवेक को देखती है। ये युवराज सर और सृष्टि की क्या स्टोरी है? क्या बात है, कोई युवराज सर में इंटरेस्टेड है? विवेक के ऐसा कहने पर सुहानी घूरकर उसे देखने लगती है। फिर विवेक ने सुहानी को एक ऐसा राज बताया जो पूरे शिमला शहर को हिला दिया था। सुहानी भी वह बात सुनकर बहुत शॉक हो गई थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस कॉलेज में इतना कुछ हो चुका था। सुहानी गौर से विवेक की बातें सुन रही थी। फिर वह एक गहरी सांस लेकर कहती है, तुम्हें क्या लगता है युवराज सर की भी गलती थी? तभी निशा वहाँ आ जाती है और कहती है, ये क्या हो रहा है मेरी पीठ के पीछे?
अरे कुछ नहीं, मैं बस सुहानी को एक जोक सुना रहा था। निशा के आने से बात वहीं टल गई, लेकिन सुहानी को युवराज सर में काफी दिलचस्पी होने लगी थी। न चाहते हुए भी हर वक्त सुहानी के दिमाग में युवराज का ही ख्याल रहता था। इस तरह 1 महीना बीत गया। अब सुहानी युवराज सर को थोड़ा और अच्छे से समझने लगी थी। वह अक्सर छुपके से युवराज सर को देखा करती थी, उनका कॉलेज आने का इंतजार करती थी और उनके क्लासेस में हमेशा उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करती थी। लेकिन युवराज ऐसा था जो किसी भी लड़की को जरा भी भाव नहीं देता था, सुहानी को भी नहीं। एक रात सुहानी रात के 3 बजे कॉलेज के पीछे अकेले उस पेड़ के पास चली जाती है और उस पेड़ से बातें करने लगती है। सुहानी उस पेड़ के सामने खड़े होकर कहती है, सृष्टि, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? मैं नहीं बता सकती। सुहानी थोड़ा सोचकर फिर से पूछती है, क्या तुम्हारी मौत की वजह वह पुरानी सड़क पर भटकने वाला साया है या युवराज सर? तुम इस शहर के बारे में अभी कुछ नहीं जानती। मैं तुम्हें सब बताऊंगी, मगर तुमसे एक मदद चाहिए। लेकिन मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? उस पेड़ से जवाब आता है, मुझे तांत्रिक विद्या से यहाँ बांध दिया गया है, जिस वजह से मुझे मुक्ति नहीं मिल रही है। इस पेड़ पर जो लाल रंग का धागा बंधा है, उसे तुम्हें कल पूर्णिमा की रात 12 बजे खोलना होगा। ऐसा करते ही मैं मुक्त हो जाऊंगी। पर ध्यान रखना, ऐसा करते वक्त तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन उस साये ने तुम्हें बांधकर क्यों रखा है? इससे पहले कि सुहानी इस सवाल का जवाब जान पाती, उसकी नींद खुल जाती है और जागते ही वह खुद को अपने हॉस्टल के बेड पर लेटे हुए पाती है। सर्दियों के मौसम में भी वह पसीने से तरबतर थी। वह अपना सर पकड़कर कहती है, अगर मुझे ये समझना है कि मेरे साथ यहाँ क्या हो रहा है, तो मुझे सृष्टि को बचाना होगा। अगले दिन कॉलेज पहुँचते ही सुहानी उस बरगद के पेड़ के पास चली जाती है। युवराज आज भी वहीं खड़े होकर उस पेड़ की तरफ ही देख रहे थे। गुड मॉर्निंग सर। सुहानी को वहाँ देखकर युवराज की आंखें सिकुड़ जाती हैं और वह गुस्से में सुहानी से कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? युवराज का गुस्सा देखकर सुहानी नर्वस हो जाती है, पर वह हिम्मत करके युवराज से कहती है, युवराज सर, आप मान क्यों नहीं लेते कि आप भी सृष्टि की आवाजें सुन सकते हैं? युवराज वहाँ से जाने के लिए कुछ कदम आगे बढ़ पाते हैं। तभी मुझे पता है कि सृष्टि को कैसे आजाद किया जा सकता है। क्या जानती हो? सुहानी हकलाते हुए कहती है, आज पूर्णिमा की रात है। आज रात 12 बजे इस पेड़ पर बंधा वह लाल धागा खोलने से सृष्टि मुक्त हो जाएगी। ये सुनते ही युवराज फिर से सुहानी की तरफ पलटते हैं। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? क्या अब आपको मेरी बात पर यकीन हो रहा है? युवराज थोड़ी देर तक चुपचाप सुहानी को घूरते रहते हैं, फिर कहने लगते हैं, अगर तुम्हें ये सब सच लगता है तो तुम्हारा पागलपन दूर करने के लिए आज रात मैं वो धागा खोल दूंगा। युवराज खुद सृष्टि को आजाद करना चाहते थे, लेकिन वह इस खतरनाक काम में सुहानी को शामिल नहीं करना चाहते थे। युवराज ने पहले भी कई बार सृष्टि को आजाद करने की कोशिश की थी। युवराज की बात सुनकर सुहानी कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है ये सब मेरा वहम है, तो मैं ही इसे दूर करूंगी। युवराज समझ जाते हैं कि सुहानी मानने वाली नहीं है। ठीक है, तुम रात को आकर ये धागा खोल सकती हो, लेकिन सिर्फ तभी जब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम इस कॉलेज की स्टूडेंट हो, शहर में कई लोगों की मौत हो चुकी है। मैं नहीं चाहता कि किसी और स्टूडेंट के साथ कोई हादसा हो। सुहानी और युवराज रात को कॉलेज में मिलने का प्लान बनाते हैं। रात के 12 बजने वाले थे। निशा और सुहानी मुख्य सड़क से होते हुए कॉलेज जा रहे थे। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। दोनों अपने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट की मदद से रास्ता देख रहे थे। तभी सुहानी को अचानक से उसी भारीपन का एहसास होता है, जैसा उसे उस रात पुराने रोड पर हुआ था। निशा, तुझे कुछ महसूस हो रहा है क्या? हाँ यार, ठंड बहुत लग रही है और भूख तो उससे भी ज्यादा। अरे वो नहीं इडियट, तुम्हें किसी के आसपास होने का एहसास नहीं हो रहा है क्या? निशा सुहानी का मजाक उड़ाते हुए कहती है, मैं क्या सोच रही हूँ, आज ये आत्मा दिख ही जाए, हम उसका ऑटोग्राफ लेकर पूरे शहर में उसकी कॉपी बेचेंगे। निशा इतना ही कह पाई थी कि तभी वह काला साया वहाँ आता है और तेजी से उन दोनों के बीच से निकल जाता है। उस साये के बीच से गुजरते ही निशा और सुहानी वहीं जमीन पर गिर जाते हैं। सुहानी देखती है कि वह साया फिर से उसकी तरफ तेजी से आ रहा है। ये देखकर डर से उसके हाथ पांव फूल जाते हैं। जैसे ही वह साया सुहानी को छूने वाला होता है, उसी समय वहाँ एक कार आकर रुक जाती है। उस कार के आते ही सब कुछ शांत हो जाता है और वह साया भी वहाँ से चला जाता है। सुहानी की नजर उस कार पर जाती है तो कार से युवराज सर बाहर आते हैं। युवराज सर, आज आपने मुझे फिर से बचा लिया। फिर से? युवराज निशा की तरफ देखते हैं। निशा रोड पर बेहोश पड़ी थी, शायद शॉक की वजह से। युवराज और सुहानी मिलकर निशा को उठाने की कोशिश करते हैं, पर वह होश में नहीं आती। युवराज के चेहरे पर पहली बार सुहानी थोड़ा सा डर देख पाती है। इसकी धड़कनें काफी धीमी होती जा रही हैं। शायद निशा को बचाने का एक ही तरीका है,
हमें विशिंग वेल पर जाना होगा। सुहानी यह सुनकर घबरा जाती है। पर वहाँ तो वह साया फिर से हम पर अटैक कर सकता है। युवराज धीरे से सिर हाँ में हिलाते हैं और निशा को अपने हाथों में उठाकर धीरे धीरे कार की तरफ बढ़ने लगते हैं। क्या युवराज और सुहानी निशा को बचा पाएंगे और सृष्टि को आजाद कर पाएंगे या पड़ जाएंगे किसी नई मुसीबत में? क्या हुआ था युवराज और सृष्टि के बीच और क्या थी सृष्टि की मौत की वजह? आखिर क्यों बचाई थी युवराज ने सुहानी की जान? क्या सुहानी युवराज सर से प्यार करने लगी थी? और कितने राज छुपे हैं इस शहर में? जानने के लिए सुनते रहिए दुनिया भर में तहलका मचाने वाली ये कहानी साया, अ कर्स्ड लव स्टोरी, सिर्फ पॉकेट FM पर, वो भी बिल्कुल मुफ्त।